नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व। श्रीनगर से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन। पीएम ने श्रीनगर से दी देशवासियों को बधाई। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरे होने तक पर लगी रोक। सीएम केजरीवाल की रिहाई पर फंसा पेच। दिल्ली में जल संकट पर बवाल। हरियाणा से पानी की कमी को लेकर अनशन। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और योग के प्रति लोगों का आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया और दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस अवसर को मनाने के लिए योगाभ्यास शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है। पीएम मोदी ने योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वह योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने के लिए भारत आते हैं और आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। पीएम मोदी ने विशाल योग सत्र का नेतृत्व किया जिसमें 7,000 से अधिक अन्य प्रतिभागी शामिल हुए। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही, अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग मानवता को भारत का अनूठा उपहार है। साथ ही आज के वक्त में जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मुर्मू ने राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ यहां राष्ट्रपति भवन में योग किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय, विशेषकर भारत के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। योग मानवता को भारत का अनूठा उपहार है। जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि के मद्देनजर योग आज और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्हें योग करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की और कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का तरीका है। आइए हम लोगों को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लें और बता दें कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
शिमला में आज सुबह एक दुखद दुर्घटना हो गई और रोहडू डिपो के हिमाचल परिवहन निगम की एक बस गिल्टारी रोड से नीचे गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जुब्बल तहसील के अंतर्गत कुडू से गिल्टारी जा रही बस 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गई। मृतकों में बस का ड्राइवर और कंडक्टर, धनसार गांव का ही एक महिला और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को उपचार के लिए रोहडू अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 7 लोगों को ले जा रही बस एक पहाड़ी से लुढ़क गई और नीचे सड़क पर रुक गई, जिससे लोगों को गंभीर चोटें आई। 2 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। पुलिस और रोहडू के एसडीएम सहित स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दर्दनाक हादसे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन अब उनकी रिहाई पर पेच फंसता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है। बता दें कि केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ऑरेंज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को राहत दी थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। बता दें कि ईडी अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी और इसी दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे कई इलाकों के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर दी है। आज आतिशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो जंगपुरा के बोगल में अनशन करने बैठ गई। दिल्ली की एक कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से 613 एमजीडी पानी मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में केवल 513 एमजीडी पानी ही मिल रहा है। इससे दिल्ली के 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और भीषण गर्मी में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस बीच आतिशी का अनशन और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग इस मुद्दे को क्या मोड़ देते हैं, ये तो समय ही बताएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला इन दिनों छाया हुआ है। पिछले दिनों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अब नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। छात्र से लेकर नेताओं तक इनके खिलाफ सड़कों पर हैं और इस बीच यूपी की योगी सरकार पेपर लीक रोकने और सोलवर गैंग पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। नए कानून में पेपर लीक और सोलवर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। इसमें भारी भरकम जुर्माना, बुलडोजर एक्शन से लेकर जेल तक का प्रावधान भी होगा। इस बीच योगी सरकार ने पेपर लेकर रोकने के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हर पाली में 2 या इससे अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड भी होगा और प्रिंटिंग प्रेस चयन की पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वालों की जांच होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से शीघ्र ही विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान शुरू होगी और इसके बाद यह एयरपोर्ट पूरी दुनिया से कनेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां से फ्लाइंग शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये कथन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में लगभग 544 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजनाओं सहित अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए MOU साइन किया गया है और जल्द ही हिसार से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के लिए इस टर्मिनल से उड़ान की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत के बाद से स्थानीय लोगों के अतिरिक्त पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्य के लोगों को भी लाभ मिलने लगेगा। यह हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ हिसार के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह गर्व का दिन है कि आज हिसार के इस टर्मिनल के ऊपर 9 प्रोजेक्ट हमारे इस टर्मिनल के आज उनके उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं और उससे अलग लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के 9 परियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी जो एयरलाइंस के साथ MOU साइन किया है, जल्दी ही इसी हिसार के टर्मिनल से, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से जयपुर, हिसार से अयोध्या, हिसार से जम्मू, हिसार से अहमदाबाद, भाइयों हवाई यात्राएं हमारे इसी टर्मिनल से वो आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु इस टर्मिनल का हमारे पंजाब, राजस्थान और बाहर के लोगों को भी इस टर्मिनल का बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान तो अदा करेगी, परंतु हिसार के इस विकास कार्यों को भी लगातार आगे बढ़ाने में ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। जालंधर वेस्ट विधानसभा हल्का के उपचुनाव के लिए आज 21 जून नामांकन पत्र दाखिल करवाने की आखिरी तारीख है। आज कांग्रेस, आप और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भरेंगे। बता दें कि गुरुवार को 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल कराया। जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शीतल अंगुराल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार के तौर पर सरबजीत सिंह, बसपा के उम्मीदवार के तौर पर बिंदर कुमार, राष्ट्रीय एकता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इकबाल चंद्र ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। इसके अलावा आजाद उम्मीदवारों के तौर पर अजय कुमार भगत, नीटू शेट्रावाला ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं। इससे पहले 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए, जिनके साथ अब तक 9 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पेपर जमा करवा दिए गए हैं। इनके अलावा अंजू अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। बता दें कि चुनाव आने वाली 10 जुलाई को होगा। बिहार सरकार राज्य में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और अति पिछड़ों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद कहा कि बिहार में सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने वाले कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने राज्य में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत सर्वेक्षण कराने का अच्छा निर्णय लिया था और उनके निष्कर्षों के आधार पर ही समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार वंचितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग विकास के मामले में पिछड़ गए हैं, उन्हें न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तेलंगाना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 चोर एक ज्वेलरी शॉप को लूटने पहुंचे थे। दोनों चोरों में से एक शख्स बुर्का पहने हुआ था, जबकि दूसरे पैंट शर्ट में था और हेलमेट लगाया हुआ था। दोनों एक बड़ा चाकू लेकर दुकान में घुस गए और दुकानदार पर हमला भी कर दिया। दुकानदार चाकू से हुए हमले में घायल हो गया, लेकिन चोरों के आगे झुका नहीं। मामला तेलंगाना के हैदराबाद के मेडचल कस्बे का है, जहां दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई। यह घटना CCTV में कैद हो गई। दुकानदार पर हमला करने के बाद लुटेरों ने धमकाते हुए कहा कि सब कुछ बैग में भर दो। हालांकि दुकानदार मौका देखते ही भाग खड़ा हुआ और बाहर आकर चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद चोर भी दुकान से बाहर आ गए और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। जैसे दोनों चोर मोटरसाइकिल पर बैठे तो घर में घुसे शख्स ने कुर्सी से चोरों पर हमला किया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ और दोनों वहां से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि दुकानदार का नुकसान होने से बच गया, लेकिन दिन दिहाड़े इस डकैती को अंजाम देने की कोशिश से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।